दोस्तों, रूस में वोल्गा और कजानका नदी के मुहाने पर बसा कजान शहर इस समय सत्ता का केंद्र बना हुआ है। यूक्रेन युद्ध के बाद से अमेरिका और यूरोप को ठेंगा दिखाते रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मेजबानी में कई देशों के राष्ट्र प्रमुख कजान में जुटे हैं। लेकिन इन सब के बीच में सभी की नजरें एशिया की दो बड़ी पावर चीन और भारत पर टिकी हुई हैं। लेकिन 2020 में गलवान की घटना के बाद नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग का एक साथ एक छत के नीचे होना यकीनन बड़ी खबर है। मगर सवाल यह है कि 4 साल के टकराव और गतिरोध के बाद चीन के तेवर नरम कैसे पड़ गए। साथ ही पीएम मोदी और जिनपिंग बातचीत की टेबल तक कैसे पहुंचे। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन सब के बीच में रूस की क्या भूमिका रही है। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए महज 1 सेकंड का काम है, पर इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल 1962 की जंग के बाद अतीत में बेमुश्किल ही ऐसा मौका आया जब भारत और चीन के सैनिक सीमा पर इस तरह लहूलुहान हुए। लेकिन 15 जून 2020 को गलवान घाटी पर जो कुछ हुआ उसने एशिया की इन दो महाशक्तियों के बीच की खाई को और गहरा कर दिया। हालांकि इस बीच दोनों देशों के बीच लगातार सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत होती रही, पर समस्याएं जस की तस बनी रहीं। और फिर आया साल 2022, जब रूस ने अमेरिका की धमकियों को दरकिनार कर यूक्रेन पर धावा बोल दिया। और पूरी दुनिया बेशक 2 खेमों में बंटी नजर आई, लेकिन यूक्रेन का समर्थन करने वाले देशों की संख्या रूस की तुलना में कहीं ज्यादा रही है। लेकिन पावर बैलेंसिंग के इस गेम में भारत और चीन संभवतः 2 ऐसे देश रहे जिन्होंने ना तो खुलकर रूस का समर्थन किया और ना ही विरोध। दोस्तों, यह वह समय था जब अमेरिका और तमाम यूरोपीय देश रूस पर एक के बाद एक बैन लगाते जा रहे थे। यहां तक कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि पुतिन समझ गए थे कि अमेरिका को टक्कर देने के लिए रूस के लिए भारत और चीन का सपोर्ट बहुत जरूरी है। लेकिन गलवान की घटना के बाद से भारत और चीन के बीच के कोल्ड वॉर को खत्म करना एक बड़ी चुनौती थी। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, चीन के विदेश मंत्री और पोलित ब्यूरो के सदस्य वांग यी को चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बाद दूसरा सबसे ताकतवर नेता माना जाता है। इस साल जुलाई में कजाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से अलग विदेश मंत्री जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की थी, जिसका मुद्दा LAC सैन्य गतिरोध को सुलझाना था। इस दौरान सिर्फ जयशंकर ने ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी वांग से मुलाकात की थी। और कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि बेशक उस समय इन मुलाकातों को सामान्य बैठकों के तौर पर देखा गया, लेकिन दोनों देश सैन्य गतिरोध सुलझाने की दिशा में काम कर रहे थे। यहां तक कि यह भी कहा गया कि दोनों देशों के बीच इस पेट्रोलिंग एग्रीमेंट में पुतिन ने एक बड़ी भूमिका निभाई। जिसके बाद लाओस में भी दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने मुलाकात कर LAC गतिरोध को तत्काल खत्म करने पर जोर दिया। ऐसे में सवाल यह है कि हाल ही में कुछ समय पहले पुतिन और अजित डोभाल के बीच जो मीटिंग हुई थी उसके मायने क्या है। तो आपको बता दें, सितंबर में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की तस्वीरें खूब वायरल हुई थीं, जहां अजीत डोभाल 12 सितंबर को पुतिन से मिलने सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे थे, जिसके बारे में आधिकारिक तौर पर कहा गया कि पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे के दौरान हुई बातचीत और निष्कर्षों से पुतिन को वाकिफ कराने के लिए डोभाल उनसे मिले थे। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि पुतिन से डोभाल की मुलाकात की असली वजह चीन के साथ भारत के सैन्य गतिरोध को खत्म करना था। यहां पर अजित डोभाल जी ने पुतिन से मुलाकात के बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यी से भी मुलाकात की थी। लेकिन भारत और चीन के बीच हुए इस एग्रीमेंट में पुतिन की कितनी बड़ी भूमिका थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 12 सितंबर को जब NSA अजीत डोभाल ने पुतिन से मुलाकात की थी, जिसके ठीक बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी पुतिन से मिले थे। बताते चले, बंद कमरे के भीतर 2 देशों के प्रतिनिधियों से पुतिन की मुलाकात का एजेंडा बाहर नहीं आ पाया। जहां एक तरफ भारत ने इसे पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे की ब्रीफिंग से जोड़ा,
जबकि चीन ने इसे सामान्य मुलाकात बताया। लेकिन कई एक्सपर्ट्स ने खुलकर जाहिर किया कि पुतिन के साथ हो रही ये बैठकें एलएसी पर 4 साल से जारी सैन्य गतिरोध खत्म करने की कवायद थी। और देखा जाए तो यदि भारत और चीन एक साथ आ जाए तो ये दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। बताते चलें, इस समय दुनिया कई मोर्चों पर जंग लड़ रही है। जहां फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले से दुनिया में एक नई जंग शुरू हुई। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद मिडिल ईस्ट के कई देश इस जंग की आग में कूद पड़े। साथ ही यूक्रेन पर रूस के हमले से अमेरिका और यूरोप ने रूस को अलग थलग कर दिया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रूस के तेल पर प्रतिबंध लगाया गया और कई देशों ने रूस के साथ राजनयिक संबंध खत्म कर दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बीच अलग थलग पड़े पुतिन ने ग्लोबल साउथ पर जोर दिया, जिसके लिए उन्होंने ब्रिक्स को G7 के वर्चस्व को चुनौती देने वाले विकल्प के तौर पर पेश करने की कवायद शुरू कर दी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्रिक्स की मजबूती पूरी तरह से भारत और चीन से जुड़ी हुई है। ऐसे में पुतिन ने दोनों देशों के बीच चल रहे सैन्य गतिरोध को खत्म करने में दिलचस्पी दिखाई, जिसके लिए सिलसिलेवार तरीके से कभी जयशंकर तो कभी डोभाल तो कभी वांग यी से मुलाकातों का दौर शुरू किया गया। राष्ट्रपति पुतिन को इस बात का पूरा इल्म है कि अमेरिका के दबदबे को खत्म करने के लिए ग्लोबल साउथ का उभार बहुत जरूरी है। ऐसे में जितना हो सके ब्रिक्स का विस्तार किया जाएगा। शुरुआत में 4 देशों की पहल से शुरू हुए ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका को जोड़कर इसकी संख्या 5 की गई, जबकि इसी साल जनवरी में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इथियोपिया और मिस्र को भी ब्रिक्स में एंट्री दी गई। जहां सऊदी अरब और यूएई के जुड़ने से तेल बाजार पर ब्रिक्स देशों का दबदबा हो गया, क्योंकि दुनिया के 9 सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से 6 ब्रिक्स के सदस्य हैं। इनमें सऊदी अरब, रूस, चीन, ब्राजील, ईरान और यूएई है। और इन्हीं देशों में दुनिया का 43% से ज्यादा तेल का उत्पादन होता है, जिस वजह से ब्रिक्स के विस्तार से अमेरिका की चिंता बढ़ सकती है। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार कहा था कि वो नहीं चाहते कि उनके दोस्त बाकी देशों के साथ रिश्ते बनाएं। ऐसे में सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब जुलाई में ही भारत और चीन के बीच सैन्य एग्रीमेंट की रूपरेखा तैयार कर ली गई थी, तो ब्रिक्स समिट से ठीक एक दिन पहले इसका ऐलान क्यों किया गया? तो इसकी वजह है कि पुतिन ब्रिक्स समिट जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच से अमेरिका और यूरोप को बड़ा संदेश देना चाहते थे। वह यह दिखाना चाहते थे कि उनकी पहल से दोनों देश बातचीत की मेज तक आ पाए हैं और ब्रिक्स की ताकत घटने के बजाय लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सवाल यह है, भारत और चीन के बीच जो सहमति हुई है, क्या उस पर चीन पूरी तरह से अमल करेगा या नहीं? वैसे आपकी इस मुद्दे को लेकर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने अभी ऑफिशियल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।